तो हम ये बात तो ज़रूर कह सकते हैं कि 2022 के अंदर आने वाली मूवीज़ से हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए जितना उसकी सीरीज़ को देखने के बाद हुए हैं। क्योंकि सीरीज़ की बात की जाए तो चाहे वो मार्वल हो, डीसी हो या नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो या फिर कोई और सभी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हर तरफ से हमें बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके की सीरीज़ देखने को मिली है। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 2022 के अंदर रिलीज़ होने वाली सीरीज़ में से टॉप 5 फेवरेट सीरीज़ मेरी कौन सी हैं जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करी हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगा द विचर ब्लड ओरिजिन। अब ये जो है 2022 के अंदर आने वाली, आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लास्ट और आखिरी सीरीज़ है जो कि रिलीज़ की गई है, जिसको मैंने सबसे आखिर में देखा है। और मैं कहूँगा कि इस सीरीज़ को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि इसके अंदर हेनरी कैविल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये एक प्रीक्वल स्टोरी होने वाली थी जो कि ये कहानी बताती हमें कि किस तरीके से पहले विचर को बनाया गया था और वो कौन था, उसका सारा का सारा क्या प्रोसेस था। अब मैं कहूँगा कि ये सीरीज़ अपने नाम यानी विचर के ऊपर बनी थी तो इसका हाइप इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस सीरीज़ को देखने के बाद मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि ये सीरीज़ एक अच्छी सीरीज़ तो है और उसको मैंने अपनी लिस्ट में इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि ये विचर की यूनिवर्स को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करती है और एक्सपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ इस लिस्ट के अंदर बाकी आने वाली सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाती है। इसी के बाद अगर हम अमेजॉन प्राइम की तरफ चलें तो वहाँ पे ऐसी कोई कमी सीरीज़ देखने को मिलती है जो कि हमारी टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट में आ रही हो। लेकिन इस साल आने वाली द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ थी जिसको देख के मेरा दिमाग हिल के रह गया था। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक रिव्यू बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि किस तरीके से कि इसके अंदर जो विजुअल इफेक्ट्स डाले गए थे, जो इसकी सारी की सारी कास्टिंग थी, सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी थी, वो एक अलग ही लेवल के ऊपर काम कर रही थी। और अब तक की सबसे ज़्यादा महंगी सीरीज़ों में से बनने वाली ये एक सीरीज़ है जिसका एक एक एपिसोड 100 मिलियन तक जा रहा था। तो इस वजह से इसके जितने भी इसमें अंदर पैसा लगाया गया है वो सामने नज़र आ रहा था। और ओवरऑल स्टोरी भी मैं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, खासकर ग्लादियाल का जो कैरेक्टर था उसको लेके जो पूरे का पूरा लीड रखा गया था और उसके अराउंड स्टोरी घुमाई गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी। इसके बाद हमारे पास जो लिस्ट के अंदर शामिल होती है सीरीज़, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ थी क्योंकि उसको लेकर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। मुझे पता तक नहीं था कि वो कैरेक्टर कौन है, क्या है और कॉमिक्स में उसकी किस तरीके की स्टोरीज होती हैं। लेकिन जब मैंने दी सैंडमैन सीरीज़ को देखा तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया कि ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का कैरेक्टर हमारी नज़र से दूर कैसे रखा। और गायमैन जिन्होंने इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को लिखा भी है, उन्होंने ही सीरीज़ को प्रोड्यूस भी करा और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से इस कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर लेकर आए। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर चलने वाली सीरीज़ थी और उसका हर एक एपिसोड अपने पिछले एपिसोड से बढ़कर था, जहाँ पे हमने एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी की स्टोरी को देखा जो कि ड्रीम के नाम से मशहूर है, जो कि ड्रीम्स के लोगों को कंट्रोल करती है, लेकिन अचानक उसको ही कोई अपने जाल में फंसा लेता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है किस तरीके से एक पावरफुल एंटिटी जो कि किसी के सामने झुकता नहीं था, किसी के सामने रुकता नहीं था, अचानक वो अपने घुटनों पे आ जाता है और किस तरीके से उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर ह्यूमनाइज हो जाता है। तो मैं तो इसके सेकंड सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं सच में इस सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। अब ये बात तो मानने वाली है कि मार्वल ने इस साल जितना ज़्यादा हगा है शायद ही किसी और स्टूडियो ने इतना ज़्यादा हगा होगा, लेकिन उन सारे के सारे शिट के बीच हमें एक जेम मिला जो कि हमारे सामने आया था एक सीरीज़ की सूरत में, और वो है मून नाइट। अब देखो, मून नाइट के बारे में मैं कितनी बात करूं, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं और मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर नंबर 2 स्पॉट ये डिज़र्व ज़रूर करती है मून नाइट की सीरीज़, क्योंकि अगर हम उसको मार्वल स्टूडियोज से अलग भी करते हैं तो उसके बाद वो खुद के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टैंड अलोन सीरीज़ है। और मून नाइट शायद ऐसी पहली सीरीज़ होगी एमसीयू की जो कि एमसीयू के अंदर तो है, लेकिन उसमें एमसीयू का हमें कोई भी रेफरेंस बड़ा देखने को नहीं मिला। और यही बात मून नाइट को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है कि कोई और इंसान भी जिसने एमसीयू के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसने एंड गेम नहीं देखी हुई, एवेंजर्स के बारे में नहीं पता, वो भी सीरीज़ को एंजॉय कर सकता है। और इस पूरी की पूरी सीरीज़ को इतना ज़्यादा ऊपर लाने के लिए इसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसके बाद ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग। उन्होंने इसके अंदर जो परफॉर्मेंस दी है मार्क स्पेक्टर और स्टीवन के रोल के अंदर, वो तो लाजवाब थी। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी पूरे के पूरे 2022 के अंदर, चाहे वो हम टीवी सीरीज़ की बात करें या चाहे किसी मूवी की भी क्यों ना बात करें। अगर मैं किसी को अवार्ड देना चाहूँगा इस साल के बेस्ट एक्टर का तो वो ऑस्कर आइजैक को ही देना चाहूँगा। तो नंबर 1 पे जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑनरेबल मेंशंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले नेटफ्लिक्स पर आने वाला स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 था। और मैं कहूँगा कि मुझे ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर किस्म का लगा, लोगों का इससे बहुत ज़्यादा हाइप था, लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया, लेकिन मेरे हिसाब से एक मीडियोकर तरह की सीरीज़ थी जिसको मैंने देखा और इन्जॉय किया। इसी के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट में इंक्लूड करना चाहूँगा एक और नेटफ्लिक्स सीरीज़ को जो कि डामर है। अब डामर जो है वो कोई एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं बल्कि वो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर जो है पूरी की पूरी एक तरह की डॉक्यूमेंट्री या आप कह सकते हैं कि लाइव एक्शन एडप्टेशन बनाई गई है। लेकिन मैं क्योंकि जेफरी डैमर के कैरेक्टर के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानता था तो मैंने इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। खासकर इवान पीटर्स की जो एक्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच किस्म की थी, जिस तरीके से मून नाइट के अंदर ऑस्कर आइजैक की थी। इसी के बाद मैं अपने यहाँ पे आखिरी ऑनरेबल मेंशन यानी वेडनेसडे को रखना चाहूँगा। अब 2 मिनट साइलेंस फॉर दोस्त जिन्होंने इस पूरी पूरी थंबनेल में वेडनेसडे को देख के क्लिक किया था वीडियो को। मैं जानता हूँ कि तुम सब कितने ज़्यादा ठड़की हो और मैं भी इतना ज़्यादा ठड़की हूँ कि मैंने उसको ऑनरेबल मेंशंस के अंदर घुसा ही दिया। क्योंकि भाई देखो, वेडनेसडे सीरीज जो एक बहुत ज़्यादा मीडियोकर और नेटफ्लिक्स का नॉर्मल जो हंसी मजाक वाला ड्रामा चलता है वही हमें दिखाया गया, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत ट्विस्ट था।
तो इसलिए इस सीरीज़ को हमने अपने ऑनरेबल मेंशंस के अंदर रखा है। और आप तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अगर रिव्यू बनाऊं तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना, ताकि मैं अपनी डिटेल में थॉट शेयर कर सकूं। तो नंबर 1 पे ऊपर मैं जिस सीरीज़ को रखना चाहूँगा वो कोई और से नहीं बल्कि हाउस ऑफ द ड्रैगन है। अब मैं कहूँगा कि ये सीरीज, अब आपको ये बात सुन के बहुत ही बड़ा शौक लगने वाला है कि मैंने आज तक एक भी गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड नहीं देखा है। और मैं जानता हूँ कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है और उसको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तब जाके आपको उसकी चीज़ें मज़ेदार लगती और बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती। लेकिन उस सब के बावजूद मुझे इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशंस मिली हाउस ऑफ ड्रैगन देखने की कि मैंने बोला यार गेम ऑफ थ्रोन के 8 सीजन कौन देखेगा, सीधा इसी से शुरू करते हैं, और अगर इसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर गेम ऑफ थ्रोन भी देख लेंगे। तो मैंने जब इसको शुरू करा तो मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी, हमें क्या क्या गजब चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं कहूँगा कि जब मैंने इस पूरे के पूरी सीज़न को ख़त्म करा तो मैं इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ैन होकर रह गया। इसके अंदर जो पूरी की पूरी CGI इस्तेमाल करी गई वो टॉप नॉच किस्म की थी। सारी की सारी स्टोरी, सारी की सारी पॉलिटिक्स, वो उसका लेवल ही अलग था। और उन सबसे ऊपर जो सारे के सारे कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी, हर एक कैरेक्टर की परफॉर्मेंस इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दमदार थी। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जिसको आप स्क्रीन पे देखें और कहेंगे कि ये बेकार कैरेक्टर, इसको हटा देना चाहिए। हर एक कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद थी स्टोरी के अंदर, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्टोरी को इम्पैक्ट करता है इन दी एंड। तो मैं कहूँगा कि मैं जब इस लिस्ट को बना रहा था तो मैं सोच में पड़ गया था कि मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग को ऊपर रखूँ या फिर अपने हाउस ऑफ ड्रैगन को ऊपर रखूँ। लेकिन जब मैंने हाउस ऑफ ड्रैगन को एंड करा, कंप्लीट करा, तो ये बात साफ हो चुकी थी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसके VFX अच्छे थे, उस पर खर्चा ज़्यादा किया गया, लेकिन उसको भी थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन यहाँ पे क्लियर चैंपियन मुझे नजर आ रहा है, जो कि 2022 के अंदर होने वाली एक बेस्ट सीरीज़ है ओवरऑल। सो गाइस, ये थी मेरी टॉप 5 फेवरेट सीरीज़ ऑफ 2022। अब इसमें से ऐसी बहुत ज़्यादा सीरीज़ होंगी जो कि आपकी भी फेवरेट होंगी, या फिर कुछ ऐसी होंगी जो आपने देखी नहीं होंगी, या कुछ ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था और आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि तुम लोगों को कौन सी टॉप 5 सीरीज़ इस साल की पसंद आई हैं। इसी के अलावा अगर तुम चाहते हो कि इनमें दिखने वाली कोई सीरीज़ जिसके बाद मैंने रिव्यू नहीं बनाया और मैं उसका रिव्यू बनाऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। साथ इस तरह की ऑसम वीडियोज़ को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को भी विजिट करना, जहाँ मैं डेली बेसिस के ऊपर कॉमिक्स को शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।